In this video, we will study about the Indian Evidence Act. As it is written here, this is only for the CLAT and LLB entrance examination. So we will not go in the deep, and we will study only in brief. So let's start our lecture. First of all, we see the introduction. So mainly, as we know that the laws are divided into two part. लॉ क्या दो पार्ट में डिवाइड होता है. पहला आपका है एक सब्सटेंटिव लॉ होता है, ठीक. दूसरा होता है आपका प्रोसीजर लॉ, ठीक. तो सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है? सब्सटेंटिव लॉ जैसा कि हम जानते हैं कि सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ होता है जो डिटरमाइन करता है राइट एंड लाइबिलिटी ऑफ पर्सन, विच डिटरमाइंस द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पर्सन, ठीक. जैसे इंडियन पेनल कोड हो गया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया. इंडियन पेनल कोड में जैसे राइट टू प्राइवेसी है, तो मतलब क्या है कि वहाँ पे आपका एक पर्सन्स को राइट दिया गया है, ठीक. अगर कोई आपके ऊपर अटैक करता है तो आप उसको डिफेंड कर सकते हैं, ये आपके पास राइट है, ठीक. ये हो गया राइट. राइट की बात कर दी हम लोगों ने. और लाइबिलिटी क्या होता है? अगर वो कोई अटैक करता है आपके ऊपर, उसके ऊपर कैसा पनिशमेंट, क्या लाइबिलिटी बनेगी वो अटैक करेगा, तो ठीक. तो ये हो गया लाइबिलिटी. ये सब आपका सब्सटेंटिव लॉ में दिया रहता है. ऐसे ही लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दिया है. अगर दो पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट करके अगर कोई पार्टी अगर ब्रीच करता है कॉन्ट्रैक्ट को, तो अदर पार्टी को रेमेडी क्या मिलेगी, ठीक. ये हो गया आपका सब्सटेंटिव लॉ, ठीक. अब सेकंड टाइप ऑफ लॉ जो आता है वो होता है आपका प्रोसीजर लॉ, ठीक. ये प्रोसीजर लॉ क्या होता है? प्रोसीजर लॉ आपका होता है it tells about the procedure through which one can go to the court to file a suit. थ्रू दैट प्रोसीजर, थ्रू व्हाट प्रोसीजर एंड कोर्ट विल सॉल्व द सूट. मतलब क्या होता है कि अगर प्रोसीजर लॉ में ये दिया रहता है मेनली कि कोई कैसे कोर्ट में जाएगा, किस प्रोसीजर से कोर्ट में जाएगा वो, और जब वो कोर्ट में केस फाइल करेगा तो कोर्ट वो किस प्रोसीजर से उसके केस को सॉल्व करेगी. उसमें मतलब स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर दिए रहते हैं सब कुछ, ठीक. मेनली आपका दो प्रोसीजर है यहाँ पे मेंशन मैंने किया एग्जांपल में. एक होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो क्रिमिनल लॉ के लिए लगता है. एक सिविल प्रोसीजर कोड होता है जो आपका सिविल लॉ पे अप्लीकेबल है, ठीक. नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. तो जैसा कि हम लोग देख लिए कि आपका जो ये आपका लॉ होता है मेनली दो टाइप का होता है. मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन किया कि एक सब्सटेंटिव लॉ, एक प्रोसीजर लॉ. तो इसके बाद हम लोग ये देखना है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो क्या, वेदर इट इज़ प्रोसीजर लॉ और इट इज़ सब्सटेंटिव लॉ, किस नेचर का है. मतलब नेचर हम लोग देखेंगे इस लेक्चर इस स्लाइड पे. नेचर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. तो इंडियन एविडेंस क्या है? इंडियन एविडेंस एक्ट इज़ बोथ है, ठीक. प्रोसीजर लॉ एज वेल एज सब्सटेंटिव लॉ. डैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव लॉ. इसको हम लोग एडजेक्टिव लॉ बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें दोनों एलिमेंट मेंशन है. एक प्रोसीजर भी है और मेंशन भी. मतलब इसमें प्रोसीजर भी बताया गया है और सब्सटेंटिव लॉ के बारे में बताया गया है. अब क्या एप्लीकेशन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. इंडियन एविडेंस एक्ट कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा? इंडियन एविडेंस एक्ट आपका सिविल लॉ पे भी अप्लाई होता है, क्रिमिनल लॉ पे भी अप्लाई होता है, ठीक. तो ये सिविल लॉ क्या होता है? सिविल लॉ डील्स विद द बिहेवियर दैट कंस्टिट्यूट एन इंजुरी टू एन इंडिविजुअल और अदर प्राइवेट पार्टी सच एस कॉरपोरेशन. मतलब सिविल लॉ मेनली अप्लीकेबल होता है आपका प्राइवेट पार्टी के बीच में, या फिर कोई कॉरपोरेशन हो उस पर अप्लीकेबल होगा, ठीक. जैसे एग्जांपल लॉ ऑफ टॉर्ट हो गए, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ये सब सिविल लॉ के एग्जांपल है, ठीक. नेक्स्ट आपका नेक्स्ट स्लाइड में क्रिमिनल लॉ मैंने डिफाइन किया. तो क्रिमिनल लॉ क्या होता है? क्रिमिनल लॉ मेनली जो होता है, क्रिमिनल लॉ रिफर टू अ बॉडी ऑफ लॉ दैट अप्लाइज टू अ क्रिमिनल एक्ट. वो लॉ जो क्रिमिनल एक्ट पे लगता है, ठीक. क्रिमिनल लॉ में क्या होता है? क्रिमिनल लॉ इज इन क्रिमिनल लॉ स्टेट इज अनदर पार्टी एंड इट विल ऑलवेज बी प्रिज्यूम्ड दैट क्राइम इज कमिटेड अगेंस्ट द स्टेट and through it is committed against an individual though it is committed against an individual. मतलब क्या है? क्रिमिनल लॉ में अगर आप किसी के अगेंस्ट क्राइम करते हैं, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी क्राइम करते हैं, तो ये माना, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी अगर आप क्राइम करते हैं तो उसमें ये माना जाएगा कि आपने क्राइम जो किया है वो किसके अगेंस्ट किया है? ये स्टेट के अगेंस्ट किया है, ठीक. इससे सोसाइटी पे अफेक्ट पड़ता है. तो मेनली अब क्रिमिनल लॉ का एग्जांपल क्या है? जो थेफ्ट हो गया, मर्डर हो गया, रॉबरी हो गया, डकैती हो गया. तो क्रिमिनल कुछ याद करने वाली चीज़ क्या है? क्रिमिनल लॉ का दोनों पे अप्लीकेबल होता है, ऑन बोथ क्रिमिनल लॉ एज वेल एज सिविल लॉ. मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट इज अप्लाइड इन बोथ क्रिमिनल लॉ एज वेल एज सिविल लॉ. नाउ अब लॉ ऑफ एविडेंस जो है ये लेक्स फोरी है. लेक्स फोरी मतलब क्या होता है कि इट मीन्स
Lex Fori means, it means Indian Evidence Act is one of those matter which are governed by the law of the country in which the proceeding take place. मतलब जिस कंट्री में प्रोसीडिंग कोर्ट में चल रही है, उसी प्रोसीडिंग कोर्ट में चल रही है उसी कंट्री का एविडेंस एक्ट वहाँ पे एप्लीकेबल होगा उस कोर्ट में. अगर जैसे कि अगर कोर्ट इंडियन कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है तो इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा, यूके के कोर्ट में चल रही है तो यूके का एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा. ठीक. नाउ अब मेनली ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मतलब ये एमसीक्यू में पूछा जाता है ये सब, कि फादर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कौन है. तो फादर आपका जेम्स स्टेफन है. ठीक. जेम्स स्टेफन इज़ द फादर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. अब इंडियन एविडेंस एक्ट कब आया था और कब से एप्लीकेबल हुआ? इंडियन एविडेंस एक्ट आपका 1872 में आया और 1 सितंबर 1872 से ये आपका एप्लीकेबल है. 1 सितंबर 1872 से. ओके. ये सब बेसिक चीज़ थी जो जानना, मतलब जानना ज़रूरी है. इससे हमेशा एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में. ओके. अगर आपको अच्छा लगा होगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.